तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है मैं आपको लगातार पर्यावरण की क्लासेज, यूपी टेट की क्लासेज में लगातार आप सभी को दे रहा हूं। कल डीएलएड के बच्चे जो लगातार ये कह रहे थे कि नितिन सर आप हमारा साथ छोड़ रहे हैं, आप डीएलएड के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं, तो ओवरऑल पूरा एक परिचर्चा वीडियो मैंने डीएलएड के बच्चों को दिया और डीएलएड के बच्चों में कम से कम 200-300 बच्चों का कमेंट आया कि सर हम डीएलएड किसी तरीके से, मतलब कि डीएलएड बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपने पहले से ही कराया है, हम आपकी बातों पर सर्वथा सहमत है, आप यूपी टेट के सिलेबस को ही कवर कराइए क्योंकि वर्तमान के समय में डीएलएड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा उन बच्चों ने कि आप जो है जब डेट घोषित हो जाए उससे पहले आप कुछ हमें स्पेशल दे देना। तो इस बात पर हम पूर्णतः सहमत हैं कि जब डेट आपकी घोषित हो जाएगी उस पर हम स्पेशल कुछ देने का प्रयास करेंगे जिससे आपको जो है परीक्षा में अच्छा मार्गदर्शन मिल पाए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, पढ़ना आप ही को है, पढ़ना आप ही को है, मेहनत आपको करना है, सफलता आपको लेनी है। तो कोई दूसरा आपका पेपर लिखने नहीं आएगा, केवल हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको 4, 6, 10 क्वेश्चन बता सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन लिखना आप ही को है क्योंकि नौकरी आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज जो है लगातार यूपी टेट की क्लासेज में दे रहा था तो उसके बीच में 14-15 क्लासेज हो गई थी, तो बच्चे लगातार यह कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एक बार सिलेबस डिस्कशन कर दीजिए क्योंकि बिना सिलेबस के आंख बंद करके पढ़ाई नहीं की जाती है। तो मुझे भी उन लोगों के बातों पर यकीन हुआ कि नहीं, इसी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, एक बार बच्चों के सामने सिलेबस का डिस्कशन जरूर करना चाहिए। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक लेवल की, तो प्राथमिक लेवल में पर्यावरण आता है, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। 1 से 5वीं तक की जो यूपी टेट होता है उसमें पर्यावरण आता है। जो 6ठी से 8वीं तक में पर्यावरण नहीं आता है उसमें आपका स्पेशल सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का। अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आपका जो है गणित विज्ञान 60 नंबर का आ जाएगा। अगर आप आर्ट वर्ग के हैं तो सामाजिक विज्ञान का पूरा पोर्शन, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब कुछ होता है, वह 60 नंबर का आ जाएगा। और अगर आप बीकॉम किए हैं, बीकॉम वाले बच्चे ज्यादा पूछते हैं सर मैंने बीकॉम किया है और बीटीसी कर रहा हूं तो किस स्ट्रीम में मेरा होगा, मतलब कि हम कौन सा परीक्षा पर्यावरण देंगे या साइंस वाला देंगे। मैं आपको बता दूं, वाणिज्य मतलब आप जो है कला संकाय में ही आएंगे तो आपको जो है वो 60 नंबर गणित विज्ञान वाला नहीं देना पड़ेगा। जो कला वर्ग वाले देंगे वही बीकॉम वाला भी पर्यावरण का मतलब कि यूपी टेट जूनियर का पेपर देगा। ठीक है, चलिए आज सिलेबस डिस्कशन की बात कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वो 10 क्वेश्चन आपको लास्ट में बताए जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि सिलेबस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासेज भी आपके लिए लगातार जरूरी है। मित्रों, यूपी टेट के सिलेबस में मैं जो तैयारी करवा रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 30 में 30 पाना है, लेकिन अगर बच्चा हमारे साथ मेहनत करता है 30 में 30 भी पा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लगातार आपके 30 में 30 लाने का ही प्रयास कर रहे हैं और ये क्लासेज 30 में 30 के लिए ही चलाई जा रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हर एक बच्चा 25+ पाने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से निशांत ज्ञान के साथ जुड़ने वाला हर एक बच्चा 25+ आने वाले समय में पाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात जो पर्यावरण में है वो है परिवार। आपको परिवार के बारे में जानना है, परिवार में क्या होता है, कैसे होता है, इसे मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इस पर मैंने एक क्लास लिया है जो क्लास सफिशिएंट है आपके यूपी टेट के लिए। एक बच्चा कहता है, उसका नाम संगम वर्मा करके है, संगम गुप्ता करके है, वो लगातार हमसे कहते हैं कि भैया आप जो पढ़ाते हैं वो डीपली नहीं पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा डीपली पढ़ाया करिए जिससे हम जो है बेहतर कर पाएँ। तो भैया मैं आपको बता दूं, स्पेशली मैं आपको ही बता रहा हूं कि डीपली उपली कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लेवल मेंटेन करके चलिए कि यूपी टेट ही आपको देना है। आप यूपी टेट दे करके शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो हम जो दे रहे हैं डीपली कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस वही चीज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ करके आप करेंगे क्या जब वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। फिर से मैं बताऊंगा, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर मैटर करती है पट शिक्षा इस समय। स्मार्ट वर्क जो करता है वही आगे जा रहा है, आप लोग इससे अवगत होंगे। 4 साल बीटेक करने वाला बच्चा आता है यूपीएससी की तैयारी में, 2 साल यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी मार्क लेके चला जाता है। लेकिन 12 साल से तैयारी करने वाला आर्ट वर्ग और साइंस वर्ग का बच्चा यूपीएससी नहीं निकाल पा रहा है। उसका कारण यही है, वो लोग डीपली के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बीटेक वाला बच्चा जो 4 साल बीटेक करके आता है यूपीएससी की तैयारी करने, वो स्मार्टली केवल एक क्वेश्चन देखता है कि परीक्षा कैसे पास हो सकते हैं और वही ट्रिक अपना करके वो IAS हो जाता है। तो समझिए आज के रणनीति को, आज के परिवेश को समझिए और बेहतर करने का प्रयास करिए। आप पुराने विश्वासों को छोड़ दीजिए। चलिए
भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर मैंने क्लास लिया है, बेहतर तरीके से मैंने बताया है। उसके बाद तीसरे पर बात करें आवास, मानव आवास के बारे में भी आपको अध्ययन करना है, मानव आवास के बारे में, उसमें इग्लू उग्लू सब कुछ बताया जाएगा आपको। आगे बात करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतु। पेड़ पौधे एवं जंतु किस तरीके से श्वसन करते हैं, कैसे खाना पीना उनका होता है, किस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, सजीव है क्या है कैसे है, इनके बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी मैं भी आगे वाले क्लासेज में देता रहूँगा। आगे बात करेंगे मित्रों हमारा परिवेश, जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द में क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। आप उत्तर प्रदेश में टीईटी देने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको आपके इर्द गिर्द की पर्यावरणीय चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का हमारे परिवेश में बेसिकली अगर बात करें तो क्या पढ़ना है हमारे परिवेश में, उत्तर प्रदेश का बेसिक जो भौतिक परिचय है वो आपका पढ़ना पड़ेगा हमारा परिवेश में। और भारत का भी बेसिक परिचय आपको आना चाहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों मेला। मेला एक अलग से टॉपिक दिया गया है, 12 मिनट 15 मिनट का एक टॉपिक होता है मेला। मेला बहुत ही सटीक सिलेबस है, कौन कौन सा मेला कहाँ पे मनाया जाता है ना। जैसे आपसे मैं पूछूं पुष्कर मेला कहाँ पे होता है तो आप सभी लोग बता सकते हैं पुष्कर मेला कहाँ पे होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुष्कर मेला का जो क्वेश्चन है 2018 सुपर टेट में पूछा गया था, जब पहली बार सुपर टेट 68,500 भर्ती के लिए हुआ था, उसमें पूछा गया था पुष्कर मेला कहाँ हुआ था। मात्र 15 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय। मित्रों स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय के बारे में क्या पढ़ना है, इसमें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाएं पढ़नी है और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो घटनाओं में जो प्रमुख नेतृत्व करता है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे सुंदरलाल बहुगुणा हुए, ऐसे लोगों के बारे में हमें बेहतरीन जानकारी लेनी है। ठीक है, मैं आज सोच रहा था कि प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में क्लास ले लूं, लेकिन आप सभी के विशेष मांग पर मैं ये सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि यह भी आवश्यक है, क्लासेज आगे मैं देता रहूंगा। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं जल। जल के बारे में जिसे हम H2O बोलते हैं, जल के बारे में मैंने एक स्पेशल क्लास लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं जल। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों यातायात एवं संचार। अभी इसकी क्लास नहीं हुई है, अभी बहुत ही नॉर्मल क्लास 12-13 क्लास हुई है। इसके लिए तो हमें लगता है कि अगर 50 क्लास ली जाए तो तभी अच्छा होता, 50 क्लास अगर इस पर ले जाए। यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार में क्या पढ़ना है आपका, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना है जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी अपर मतलब कि थोड़ी सी उच्च लेवल की जानकारी लेनी है। भारत के बारे में बेसिक पढ़ना है यातायात के बारे में, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। आगे बात करते हैं संचार के बारे में। संचार के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्थाएं वर्तमान के समय में 4G 3G लेवल की चल रही है, वो सभी चीज़ें आपको अवगत कराया जाएगा। कम्युनिकेशन के बारे में आगे बात करते हैं मित्रों खेल एवं खेल भावना। मित्रों खेल एवं खेल भावना के बारे में जानकारी आपको लेनी है, अर्थात जिस तरीके से खेल होता है उसमें क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, सभी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन हाँ इतना आपको जानना है। ठीक है, पढ़ना तो जरूर है आपको। आगे बात करते हैं मित्रों भारत। भारत का भूगोल के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चीज़ें जानकारी आपको लेनी है। भारत का अर्थात भारत का भूगोल बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए और निश्चित रूप से 2-3 क्लासों में मैं खत्म कर दूंगा इन चीज़ों को। भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, बेसिक जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वही पढ़ना है। पूरी नदी का मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर देखा, किसी का नाम नहीं लूँगा, नदियों के टॉपिक को 3-3 4-4 दिन पढ़ाते हैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए अगर आप नदियों के टॉपिक को 4 दिन पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यूपी टेट के लिए अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं और नदियों का सिलेबस आप कवर कर रहे हैं तो मात्र 20 मिनट के सिलेबस में 20 मिनट के वीडियो में नदियाँ पूरा समाप्त हो जाएगा, बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ना है, प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, यातायात अभी यहाँ पे हो गया। उसके बाद महाद्वीप के बारे में पढ़ना है और महासागर के बारे में पढ़ना है। कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, महाद्वीपों में कौन सा बेस्ट है, मतलब कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। महाद्वीपों में छोटी छोटी जो लूसेंट लेवल की जानकारी होती है वो यहाँ पे करनी है। हालांकि यहाँ पे जो जानकारी होनी है वो लूसेंट लेवल की होनी है, लेकिन लूसेंट को पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्वयं से पढ़ाई कर रहे हैं तो लूसेंट लेवल की ही भूगोल आएगी, उससे बाहर कोई भूगोल का मतलब कि टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन हाँ मैं आपको कहूँगा इसके पीछे आप जो भी आप बुक लेना चाहते हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने होना चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों संविधान। मित्रों संविधान के बारे में बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। संविधान में क्या पढ़ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन्हीं तीनों के बारे में बेसिक पढ़ना है। उसके बाद संविधान की कितनी अनुसूची है, कितने भाग हैं, संविधान में कौन कहाँ से लिया गया है, अर्थात बात करें तो संविधान के बारे में बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको होना चाहिए। जैसे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से की गई है, संविधान को कितने दिन में बनाया गया,
संविधान का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, इस तरीके की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बता दूं तो 5 से 6 क्लास संविधान पे मैं देने वाला हूं, 5 से 6 क्लास जो यूपी टेट के लिए स्पेशल होगा, वहीं से सारी चीज़ें आएंगी। आगे बात करते हैं, जो आपके पढ़ने के लिए लास्ट टॉपिक है वो है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरण का महत्व क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है ना। उसके बाद पर्यावरणीय संरक्षण पढ़ना है, पर्यावरण का किस तरीके से संरक्षण लोगों ने करने का प्रयास किया, अर्थात महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में। और उसके बाद 14वां टॉपिक मैंने लिखा है पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। अर्थात इन 14 टॉपिक को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान के समय में धीरे धीरे यूपी टेट में भी अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में, अभी नहीं तो क्या, तो हमें लगता है कि 2021 से पहले जो 2020 में यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि वर्तमान में भारत की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा गया था, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था, कुछ लोगों ने नहीं लगा पाए, वो लोग कह रहे थे यूपी टेट के सिलेबस से बाहर है, इसके लिए भी बच्चे कोर्ट चले गए थे। नहीं, सिलेबस से बिल्कुल भी बाहर नहीं है, वह आपकी यहीं पर आ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हो सकता है कि महिला आयोग की तरफ से कोई योजना संचालित की गई हो पर्यावरण को बचाने के लिए, और अगर आपने उसे पढ़ा है पर्यावरण को बचाने के लिए संचालित योजनाओं के बारे में, तो आप इतना जरूर जानिए कि पर्यावरण जिस विभाग से योजना संचालित की गई उस विभाग के बारे में तो आपको जानना चाहिए, है ना। तो पूरे के तरीके से उनका मतलब कि जो भी केस किए थे वो खारिज हो गया था। तो निश्चित रूप से एक क्रेज आगे धीरे धीरे बढ़ेगा कि पर्यावरण में भी आपको 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन वही करंट अफेयर होंगे जो पर्यावरणीय मुद्दे पर स्थापित होंगे। मित्रों, ये सभी करंट के मतलब कि इंपॉर्टेंट 14 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मेहनत करनी है। आगे बात करते हैं जो आपके अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, जैसे आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, किस तरीके से आप पर्यावरण बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट में इन सभी क्वेश्चन, यहाँ से जो 14 चैप्टर में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ना के बराबर आएगा। सीटेट में तो केवल यह पूछा जाता है कि पर्यावरणीय अधिगम, मतलब आप पर्यावरण को किस तरीके से बच्चों के अंदर प्रवेश कराएंगे। सीटेट का लेवल ये होता है कि उसमें जो है सिचुएशन क्रिएट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण में आपसे एक स्थिति क्रिएट करेगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि ऐसा होता तो ऐसा कैसे होता, ठीक है। तो सीटेट पास करने का एक अलग स्ट्रेटजी होती है और यूपी टेट के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। उसके बारे में कुछ बच्चे कहते हैं सर सीटेट के बारे में बताइए, तो सीटेट का एक अलग ही लेवल होता है ना। सीटेट मैं कहूँ तो यूपी टेट से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ना। जो बच्चा थोड़ा सा भी अपना नॉलेज गेन किया हुआ है, बेसिक उसकी मजबूत है और सामाजिक रूप से वो बेहतर कर रहा है, बेहतर जानकारी हासिल किया हुआ है, उसके लिए बहुत आसान होता है। इसमें आपको अध्यापन संबंधी मुद्दे में अध्ययन की अवधारणा क्या होती है, कैसे आप बच्चों को मतलब कि भूमिका कैसे बनाएंगे। अवधारणा का मतलब आप प्रस्तावना प्रियम्बल कैसे व्यक्त करेंगे। पर्यावरण पढ़ाने गए तो पर्यावरण की पहली क्लास आप कैसे लेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अध्ययन का क्या महत्व है। अधिगम सिद्धांत, अर्थात पर्यावरण को आप किस सिद्धांतों के तहत सिखाएंगे, है ना। इसमें थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत नहीं आएगा, लेकिन हाँ अधिगम को किस तरीके से सिखाएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन सिचुएशन क्रिएट करके पूछा जाए। वर्तमान के समय में धीरे धीरे यूपी टेट का भी क्रेज हो रहा है सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछना। अभी तक तो नहीं आता था, लेकिन आने वाले समय में सीटेट से, जैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे 2 क्वेश्चन यहाँ भी मारा जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को कोरिलेट करके हुए क्वेश्चन आपसे एक आध पूछा जा सकता है, जो कि इन्हीं सभी चैप्टर में से मिल जाएगा, कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सतत व्यापक मूल्यांकन एवं शिक्षण सामग्री उपकरण। यूपी टेट को पढ़ाने के लिए, यूपी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, आप पर्यावरण को पढ़ाने के लिए किन किन मतलब कि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आप ग्लोब का प्रयोग करते हैं, ग्लोब से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप क्या क्या करते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं और सिखाने के बाद और भी क्या उनके लिए बेहतर करने का और भी क्या प्रयास कर सकते हैं। यहाँ भी ओवरऑल मैं बताऊँ तो अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं यहाँ से केवल और केवल सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और मैं बता दूं तो यूपी टेट का क्रेज अभी इतना नहीं है कि, मतलब कि यूपी टेट में एक क्रेज नहीं है कि सिचुएशन क्रिएट किया जाए। सिचुएशन क्रिएटिंग क्वेश्चन जो है सीटेट में ही आते हैं, लेकिन आगे वाले समय में यहाँ से भी एक आध 2 क्वेश्चन यूपी टेट में भी बनने की संभावना रहेगी। तो यह भी मैं एक आध क्लास 2 क्लास आपको दूंगा। और निश्चित रूप से मैं बता दूं यूपी टेट की जो मेरी क्लासेज चलाई जा रही हैं पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 35 क्लास लगभग 35 क्लास में लगभग के लिए आपके लिए बनाऊं। और उसके बाद 35 क्लास के बाद
आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जैसे मनोविज्ञान की कुछ चीज़ें आपको यूपी टेट स्पेशल दी जाए। उसके बाद आप कहेंगे गणित की कुछ यूपी टेट स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए एक बच्चा लगातार कह रहा था कि भैया आप अंग्रेजी पढ़ाइए, तो मैं बता दूं यूपी टेट की इंग्लिश जो है हमारी तरफ से नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारी तरफ से यूपी टेट में संस्कृत पढ़ाया जाएगा, है ना। अगर इंडिविजुअली मैं काम करूंगा, अभी वर्तमान में तो मैं इंडिविजुअल ही हूं, अकेले ही काम करता हूं, तो अकेले में मैं इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। मैं आपको संस्कृत पढ़ा सकता हूं, संस्कृत हुआ, उसके बाद हिंदी हुआ, पर्यावरण हुआ, ये सभी चीज़ें मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन इंग्लिश मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों का विशेष मांग रहेगा तो इंडिविजुअली से यह पूरी जब भी आगे व्यवस्था बनेगी तो आगे देखा जाएगा। हम आपके लिए तो बेहतर करने का सोच ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा, लेकिन मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, उसके बारे में आप बात मत करिएगा, क्योंकि आप लगातार कहते हैं कि आपने देख लिया। अब आप 10 क्वेश्चन देख लीजिए जिससे कि क्लास आपको लगे कि नहीं कुछ न कुछ हमने सीखा। अभी नहीं तो 16 मिनट 15-16 मिनट आप केवल सिलेबस देख करके जाएंगे तो आपको लगेगा आपने कुछ नहीं सीखा। तो आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टेट आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे निश्चित रूप से आपके लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ होता है? आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान के समय में भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसे ध्यान रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित वर्तमान में प्रदेश है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहां पे होता है? तो मित्रों भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में होता है। क्यों केरल में होता है? क्योंकि केरल का एक स्थान है बेंगलुरु, जो बेंगलुरु को कहा जाता है कि निश्चित रूप से बेंगलुरु में सबसे ज्यादा जो टेक्निकल काम होते हैं वहीं पर होते हैं। तो इसी तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होंगे वो सबसे ज्यादा कहां पे होंगे? तो केरल में होंगे, है ना। आप चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो निश्चित रूप से आप जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, यह कहां पर स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य क्या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में है ना? हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग याद किए होंगे कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 21 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है बताइएगा? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये 8 लिखा गया है ना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? भारत में पर्यावरण का शिक्षा केंद्र जो बनाया गया है वो कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो भारत में पर्यावरण की शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण केंद्र, एक केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्र बनाया गया, वो कहाँ पे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अहमदाबाद में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद। और आप सभी लोग जानते हैं अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी तो नहीं है लेकिन गुजरात में स्थित है। पूरे भारत के मैनचेस्टर की अगर बात की जाए कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। मैनचेस्टर कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर जो है लंदन में है। मैनचेस्टर क्या है? सूती वस्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक नगर है। अगर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो आप लोग बताइएगा कौन सा है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कानपुर है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, मैंने बहुत बार बताया है। लेकिन भारत कब हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट? आप सभी लोग जानते होंगे यार, कई बार मैंने चर्चा किया है। तो 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया, उससे पहली बार भी पूछा गया था। जब पेपर बच्चे दे करके आए अब की बार वाले, तो लोग कह रहे थे कि 2017 का पूरा का पूरा कॉपी मार दिया है। जब उन्होंने अपना क्वेश्चन, जिस दिन वो पेपर दे के आए थे उस दिन उनका 125 के ऊपर सही था। जब वो अपने हाथ से मिलाना शुरू किए तो उनका 110 सही हुआ। और उसके बाद जब कोचिंग वाला आंसर की से मिलाए तब उनका 100 के नीचे आ गए, मतलब 95-96 हो गया। और जब आंसर की से मिलाए तो 90 से नीचे आ गए, 85, 83, 84, 85, 86 में आ गए। जो 2017 का कॉपी मार रहे थे वो 80 के नीचे भी आ गए हैं। इसके लिए जरूरी है आपके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया, ये मायने रखता है ना। चलिए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। मित्रों बात करें 1972, है ना, 1972 में क्या हुआ था? स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था।
आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के लिए 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है, जिसकी वजह से 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और भारत में 1972 में एक महत्वपूर्ण घटना कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है भारत सरकार के द्वारा 1972 में। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। क्या आता है? आपसे कहा जाए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ध्यान रखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन बोला जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? भारत सरकार के द्वारा आपसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? उन लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बाद में आया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986 में आया था। कब आया था? 86 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, इसे आप कैसे कोरिलेट करेंगे कि वन्य जीव पहले आया था कि पर्यावरण पहले आया था? ध्यान रखिएगा, जब हम वनों को संरक्षित करेंगे, पहली बात पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या आवश्यक होता है कि आप वन को संरक्षित करिए। तो पर्यावरण के संरक्षण से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वन का संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ पौधों का संरक्षण करना पड़ेगा। इसे आप कोरिलेट करिएगा कि वन का संरक्षण पहले है, उसके बाद ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले आएगा, 1972 में आएगा। इसके बाद हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आएगा। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ये दोनों चीजें कई बार पूछी गई हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, सोडियम को रखा जाता है। मित्रों, सोडियम को किस में रखा जाता है? मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, जल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। अगर आपने एक चैनल है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडियन हैकर करके हैं, उनका आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा सोडियम वाला, तो जल में मारते हैं, सोडियम में विस्फोट हो जाता है। तो जल में तो कतई नहीं रखेंगे। अगर आप यूट्यूब के यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे तो उनका वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? तो जल में तो विस्फोट हो जाता है, तो किस में रखा जाएगा? केरोसिन। केरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी के तेल में। अब वर्तमान के समय मिट्टी के तेल का पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। पहले मिट्टी के तेल लालटेन के सामने आपने जरूर पढ़ाई किया होगा। डीबरी, हमारे गांव में डीबरी बोला जाता है, उसके सामने भी आपने जरूर पढ़ाई किया होगा। जो पढ़ाई की है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दिन कैसे थे वो। बात करते हैं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपने देखा कि भारत सरकार द्वारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाने से पहले क्या भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा? जी सोचा था। क्या सोचा था? भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी, एक पर्यावरण की विभाग बनाया गया था, है ना। इसकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1980 में, है ना। 1980 में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है। ये सभी चीजें आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैं आपको बता दूं, विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो मैंने वहां पे विशाखापत्तनम बताया था। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर आप विशाखापत्तनम पुरानी चीज़ों को बता रहे हैं। तो मैं बता दूं, पुरानी चीज़ों को मतलब कि मुझसे नई चीज़ों को अपडेशन के बारे में वहाँ पे नहीं देख पाया, लेकिन उस बच्चे ने बताया गंगवाराम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत देश का वर्तमान के समय में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगवाराम बंदरगाह है। तो गंगवाराम बंदरगाह कहाँ पे है, कैसे है, आप इसके बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हासिल करके कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके इस प्रभाव से प्रभावित हों और आप भी सीख जाएंगे, आपके साथ कुछ आपके दोस्त भी सीख जाएंगे। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। निशांत ज्ञान आपके भावी शिक्षक बनने की शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग आगे अपने जीवन में शिक्षक बने और निश्चित रूप से बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जीवन इस भारत के भावी कर्णधारों के कर्णधार बने, बेहतर करिए, जीवन को सफल बनाइए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।